शुभ दिन दोस्तों। हम मोहम्मद गोरी के बारे में बात कर रहे थे और इससे पहले हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने मोहम्मद गोरी के बारे में मोटी मोटी बातों को पढ़ा। इसमें देखिए, अब हम मोहम्मद गोरी की जितनी भी फैक्ट्स हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पे जितने भी आक्रमण किए गए थे उन सभी का जो एकमात्र उद्देश्य था वह क्या था। तो जो गोरी भारत पे आक्रमण जब भी करता था तो उसका मुख्य उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। फिर मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। वह गौर का शासक कब बना? 1163 में। उसके वंश का क्या नाम था? संशबनी वंश था। 1163 में गौर का शासक बनने के 10 वर्ष बाद यानी 1173 में उसने गजनी पर अटैक किया और वह विजयी भी हुआ। गोरी से पहले जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए थे वो खैबर दर्रे से आए थे, किंतु मोहम्मद गोरी ने खैबर दर्रे की बजाय गोमल दर्रे का प्रयोग किया था भारत आने के लिए। और यह एक ऐसा सुल्तान था जो अपने गुलामों को अपना पुत्र कहता था। 1175 में मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था जहाँ पे करमाती मुसलमान रहते थे। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जबकि मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण भारत पर किया। देखा जाए तो इन दोनों के प्रथम आक्रमण की जो शुरुआत है उन दोनों का अंतर जो है वो 175 वर्ष है। 1175 में इसने प्रथम आक्रमण मुल्तान में किया था जहां करमाती मुस्लिम शासन था, जबकि इसका दूसरा आक्रमण जो था वो 1178 में भारत में हुआ। अब प्रथम आक्रमण में यह विजयी हुआ था, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय भारत में कब हुई थी? तो 1178 में गुजरात में चालुक्य वंशीय सोलंकी राजा थे भीमद्वितीय या मूलराज द्वितीय, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। भीमद्वितीय की इसमें विजय हुई, मोहम्मद गोरी हारा। उस समय गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा थी। उसके बाद 1186 में मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर आक्रमण किया। लाहौर में महमूद गजनवी का ही एक वंशज था खुजरो मलिक, उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। जो ये खुजरो मलिक था, यह जो भी महमूद गजनवी जो थे उनका अंतिम वंशज था। और ये जो जिसमें इन्होंने मारा था खुजरो मलिक को, यह दूसरा आक्रमण था गोरी का लाहौर पे। लाहौर पे वह पहले भी आक्रमण कर चुका था 1186 में ही। तो यहाँ से क्वेश्चन हम ये पहले ही देख चुके हैं कि गोरी की पहली शिकस्त 1178 में पाटन गुजरात में किसके द्वारा? मूलराज द्वितीय के द्वारा। और कहाँ का राज जो था मूलराज द्वितीय, कौन सा राजा था? चालुक्य वंश सोलंकी राजा था। और गुजरात की कैपिटल उस वक्त अनहिलवाड़ा थी। उसके बाद देखिए कि उसके बाद जो तराइन है, तराइन जहाँ पर गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में दो प्रसिद्ध हुए हैं, यह जगह कहाँ पर है? तो ये जगह कहाँ पे? थानेश्वर में है। 1191 और 1192 में यह युद्ध हुआ है। तो कई बार ऑप्शंस देखना आप, थानेश्वर या करनाल पूछा जाता है तो करनाल भी इसका राइट आंसर है, तो हम प्रायोरिटी थानेश्वर को देंगे, उसके बाद हम करनाल को। और अगर भारत लेवल पे अगर पूरे मतलब ऑल इंडिया लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें ऑप्शन राज्यों का दिया जाता है तो हरियाणा में यह जगह है। तो हरियाणा के थानेश्वर में या करनाल में तराइन का स्थान है, जहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। ये आप ध्यान रखिएगा तृतीय, क्योंकि ऑप्शन ऐसे घुला मिला देते हैं, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय या तृतीय। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और जो ये जगह है ये कौन सी नदी के किनारे है? जो प्राचीन सरस्वती नदी थी उसके किनारे है। उसके बाद ये देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था उसी को ही राय पिथौरा कहा जाता था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। राय पिथौरा की उपाधि किसको दी गई थी? पृथ्वीराज तृतीय चौहान को। उसके बाद देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध। अब यहाँ से प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीता था
और मोहम्मद गोरी हारा था। ये हम पढ़ चुके हैं कि उस समय पृथ्वीराज चौहान की जो सहायता थी या उसका साथ किसने दिया था। एक तो उनके नाना जी थे अनंगपाल, एक गढ़वाल वंश के राजा थे जो थे जयचंद, और एक थे हाँसी के थे गोविंद राय। इन तीनों ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। उसके बाद देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे वह हार गए और जो था मोहम्मद गोरी वह जीत गया। अब जो ये तराइन का द्वितीय युद्ध था यह भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसमें विदेशी सत्ता के हाथों में धीरे धीरे जो भारतीय राज्य थे वे आने शुरू हो जाएंगे। अब देखिएगा आप यहाँ से देखिए, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के बाद उसका जो पुत्र था पृथ्वीराज चौहान का हरिराज को अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर में नियुक्त कर दिया, क्योंकि अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। अब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था हरिराज, उन्हें अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर में नियुक्त कर दिया। लेकिन हरिराज ने बाद में आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद जो मोहम्मद गोरी है वह वापस गजनी चला जाता है और भारत में जो उसका वो था गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी को भारत सौंप जाता है। कब? 1192 में, यानी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद वह गजनी वापस चला जाता है। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली, जिसे ढिल्ली का कहा जाता था, वहाँ पे अनंगपाल तोमर को हराया। उसके बाद 1194 में मोहम्मद गोरी फिर भारत वापस आया और 1194 में ही मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंद्रावर के युद्ध में हराया। यहाँ हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जयचंद कौन था। जयचंद गढ़वाल वंश का राजा था। प्रथम तराइन युद्ध में इसने किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज चौहान का, जबकि द्वितीय में यह पृथ्वीराज चौहान के विपक्ष में था। कन्नौज के गढ़वाल वंश का राजा था। अब यहाँ जो चंद्रावर जगह है ये स्थान कहाँ पे? कन्नौज और इटावा के बीच में है। और कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे पे स्थित है चंद्रावर। कहाँ पे? कन्नौज और इटावा के बीच यमुना नदी के किनारे पर चंद्रावर स्थित है। इस युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी का राज्य उत्तर भारत में कहाँ तक हो गया? बनारस तक हो गया। फिर उसके बाद 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात को जीत लिया। 1203 और 1204 में मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, उसने पूर्व का अभियान किया, बिहार बंगाल की साइड का, यानी उत्तर में तो बनारस तक हो गया, अब वह किधर गया? पूर्व में गया, बिहार बंगाल की तरफ। उसके बाद देखिए बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी। अब वहाँ पे क्या था? बंगाल बिहार में पहले बाल वंश था, तो बाल वंश का पतन हो चुका था। बाल वंश के पतन हो चुकने के बाद उस समय जिस समय बख्तियार खिलजी वहाँ गया था बंगाल बिहार में, सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन का राज्य था और वहाँ की राजधानी क्या थी? नदिया। लेकिन जो सेन वंश का राजा था लक्ष्मण सेन, वह इतना डरपोक निकला कि बख्तियार खिलजी सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ नदिया जिले में आए और लक्ष्मण सेन ने सुना कि भाई बख्तियार खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया है, तो वह डरकर अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं। तो वहाँ अधिकार होने के बाद जो बख्तियार खिलजी हैं उन्होंने अपनी राजधानी नदिया से बदल के लखनऊ कर दी थी और यहाँ पर सेन वंश की सत्ता भी समाप्त हो चुकी थी। लक्ष्मण सेन का संरक्षण प्राप्त एक विद्वान दरबारी है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, जयदेव नाम, जिसने गीत गोविंद नामक किताब लिखी थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कई बार किताब के नाम से ही पूछा गया है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। तो वह लक्ष्मण सेन के ही संरक्षण प्राप्त दरबारी रहे हैं बंगाल बिहार में। उसके बाद फिर जो मोहम्मद गोरी है वह 1205 में फिर भारत आता है और आता क्यों है? पंजाब में जो खोखर जाति है उसको सजा देने के लिए आता है, मतलब उसको सबक सिखाने के लिए आता है। अब क्या, जब गोरी नमाज पढ़ रहा था तो दमयक नामक एक स्थान है, तो वहीं पे दमयक नामक स्थान पे खोखरों ने चाकू मार के इसकी मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। और कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पे। मार्च 1206 में 15 मार्च 1206 में इसकी
हत्या कर दी। यानी 1205 में मोहम्मद गोरी भारत वापस आता है और 1205 में मोहम्मद गोरी भारत वापस आता है और 15 मार्च 1206 को दमियक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि खोकर चाकू मार के इसकी हत्या कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ही कि भारत में अंतिम अभियान कौन सा था गोरी का, तो खोकर जाति के विरुद्ध था अंतिम अभियान जो था। और मोहम्मद गोरी को दफनाया कहाँ गया, तो गजनी में दफनाया गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और अंतिम बार मोहम्मद गोरी ने भारत पे 1205 में खोखरों को हराने के लिए आक्रमण किया था। तो यहाँ जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने सिक्के चलाए थे भारत में, तो उसमें जो लेख लिखे थे वो संस्कृत भाषा में लिखवाया हुआ था लेख। ये ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पे संस्कृत भाषा में लेख लिखवाया हुआ था। मोहम्मद गोरी द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे उनमें एक दिल्ली वाला नाम का सिक्का था जो कि 50 ग्रेन का था। दिल्ली वाला नाम का सिक्का था 50 ग्रेन का। और ऐसे सिक्के थे कि जिनमें एक तरफ तो लक्ष्मी देवी या नंदी बैल के मतलब छपे हुए थे फ़ोटो, संस्कृत में छपे हुए लेख थे, या फिर और दूसरी तरफ क्या था, कलमा खुदा हुआ था। कलमा, एक तरफ लक्ष्मी देवी नंदी बैल के छपे सिक्के संस्कृत में लेख छपे थे और दूसरी तरफ कलमा खुदवाया हुआ था। अब यहाँ तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय भारत में मोहम्मद गोरी को ही जाता है, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी जीता यहाँ तराइन का द्वितीय युद्ध तो उसके बाद ही तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। अब भारत क्या था, छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था और एक सामंती व्यवस्था थी और इसका इतना बुरा प्रभाव था कि तुर्क आसानी से भारत में अपने पैर पसार गए। तो एक तरीके से तुर्कों के भारत में पैर पसारने का एक कारण जो था वह यह भी था कि जो सामंती व्यवस्था थी, यानी भारत उस समय अगर हम कहें तो कहते हैं ना कि अलग अलग खंडों में एक तरीके से खंडों में बटा हुआ था, अखंड भारत उस समय नहीं था। तो इसीलिए तुर्कों ने अब मतलब मुख्य रूप से भारत में इतना ज़्यादा अपना विस्तार कर लिया और पूरा उत्तर भारत तुर्कों के हाथ में आने लगा और केंद्रीकृत राज्य सामने आने लगा। और जो इक्ता व्यवस्था है, इक्ता व्यवस्था बहुत बार पूछा जाता है, इक्ता व्यवस्था को भारत में मोहम्मद गोरी ही लेके आया था। पहले उत्तर भारत में राजभाषा संस्कृत चल रही थी, किंतु तुर्कों के बाद भारत में राजभाषा फारसी हो गई थी। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना को नगरीय क्रांति किसने कहा है, इरफान हबीब ने। तो ये पूछा जाता है कि भारत में तुर्की राज्य की जो स्थापना हुई थी उसको नगरीय क्रांति किसके द्वारा कहा गया है, तो इरफान हबीब के द्वारा। यहाँ पे ये देखिए कि लेकर के तो इक्ता व्यवस्था को मोहम्मद गोरी आया था, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप किसने दिया था, इल्तुतमिश ने। उसके बाद मोहम्मद गोरी के 2 संरक्षण प्राप्त विद्वान भी थे, एक फ़खरुद्दीन गाजी थे और एक नज़ामी उरूजी। ध्यान से देखिए, 2 संरक्षण प्राप्त विद्वान थे, कौन कौन से, फ़खरुद्दीन गाजी और नज़ामी उरूजी थे। तो ये हमने मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ मेन चीज़ें पढ़ी। आई होप आपको कुछ फैक्ट्स अच्छे भी लगेंगे, कुछ शायद नए फैक्ट्स भी मिले हों। तो वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।